अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड। दोस्तों, इस वक्त दुनिया में हर जगह इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का मजाक उड़ाया जा रहा है और इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का मजाक तो खैर पाकिस्तान और इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट में भी काफ़ी बन गया था कि जिस तरह इंडिया उस पूरी सिचुएशन को असेस करने में नाकाम रहा। लेटर ऑन इंडिया को अमेरिका के पास जाना पड़ा, सीज़ फायर करना पड़ा और ख़ुद इंडिया के अपने लोग इस पर बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं। अब कनाडा की जो टॉप इंटेलिजेंस एजेंसी है CSIS यानी कि कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विसेज, उसके फॉर्मर एग्जेक्टिव ने रिसेंट एक इंटरव्यू देते हुए इंडियन इंटेलिजेंस का मजाक उड़ाया और उसमें उन्होंने ये कहा कि इंडियन इंटेलिजेंस कोई बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट सर्विस नहीं है और यहाँ तक कि इंडिया के कई एजेंट्स को बड़ी बासानी उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया। ये बेसिकली वो बात क्या कर रहे थे और इसका रिसेंटली पाकिस्तान में इंडिया ने बहावलपुर के एरिया में एक टेररिस्ट अटैक कंडक्ट करने का प्लान बनाया था और वो 6 के 6 लोग पकड़े गए। तो बेसिकली हम यहाँ डिस्कस ये करेंगे कि इंडियन इंटेलिजेंस किस तरह इस मुकाम पर आ चुकी कि आज पूरी दुनिया में उसको लोग मजाक के कॉन्टेक्स्ट में उसे डिस्कस कर रहे हैं, उसको सीरियस नहीं लिया जा रहा। दोस्तों, कनाडा और इंडिया के दरमियान जो टेंशन्स हैं, जो हमारे पुराने फॉलोअर्स हैं और वैसे भी जो लोग सोशल मीडिया को फॉलो करते हैं उन्हें पता होगा। दोस्तों, मिड 2023 में एक सिख लीडर जो कि प्रो खालिस्तान थे, हरदीप सिंह निज्जर, उनका कत्ल हो जाता है कनाडा में और इसका इल्ज़ाम कनाडा डायरेक्टली इंडिया पर लगाता है और इसके बाद कनाडा और इंडिया के दरमियान डिप्लोमेटिक टेंशन्स बढ़ जाती हैं। यहाँ तक कि कनाडा अपने 41 डिप्लोमेटिक स्टाफ को इंडिया से वापस बुला लेता है एहतिजाजन। इसके बाद मई 2024 में 3 इंडियन नेशनल्स को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इन पर यह इल्ज़ाम होता है कि निज्जर के कत्ल में इनका हाथ है और ये लोग इंडियन एजेंसीज के लिए काम कर रहे थे। इसी चीज़ को फॉर्मर एग्जेक्टिव ये कह रहे हैं कि इंडियन अथॉरिटीज़ हमें ये कहती हैं कि जी ये तो बेसिकली गुंडे हैं, मवाली हैं, बेसिकली इनका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन यही लोग हमें बाद में इंडियन एम्बेसीज में नज़र आते हैं, इंडियन सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के साथ नज़र आते हैं, तो वो तंज करते हैं इंडियन इंटेलिजेंस पर कि वो इतनी भी कोई ब्रिलियंट नहीं है जितना वो अपने आप को कहते हैं। अब ये अपने आप में बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि इंडियन इंटेलिजेंस को कैनेडियन इंटेलिजेंस का फॉर्मर एग्जेक्टिव बैठ के ये कह रहा है कि ये नकम्मे किस्म के लोग हैं, इनको डिटेक्ट करना और इनको पकड़ना बहुत आसान है। Because it gives the government like India what we call deniability, meaning they can say we didn't do this, it's these gangsters and criminals that Canada doesn't prosecute because Canada's weak and woke and all that sort of stuff. So it's kind of smart in a way, but because they involve their embassy and their consulates, they were identified. It's not smart. So yeah, Indian security intelligence is not that brilliant in how they ran this out. But it's awful. It's evil. What they did in Canada was terrible. And we're seeing it with Iran. We see it with the Russians. But at the same time, it's terribly sloppy tradecraft. So you had a fellow in India, they called him C4, who was communicating with this guy called Gupta, who was a low-level criminal from India. I think he did drugs and stuff like that. और वो ये कह भी रहे हैं कि हमने मल्टीपल इंडियन रॉ के ऑपरेटिव्स बड़े आराम से डिटेक्ट भी किए और इंटरसेप्ट भी किए और बड़े आराम से गिरफ्तार भी कर लिए। इंडिया का ये जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है, ये शायद तारीख में सबसे ज़्यादा कमज़ोर आज के दौर में है, क्योंकि इंडिया में एक तरफ तो मणिपुर के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज़्यादा फसाद आते हैं, एक सिविल वॉर जैसी सिचुएशन है, और मणिपुर के जो करीबी 7 सिस्टर स्टेट्स हैं वहाँ भी हालात अच्छे नहीं हैं। दूसरी तरफ कश्मीर में जो सिचुएशन है कि लोग इंडिया के खिलाफ हैं। अब पंजाब में भी ऑलमोस्ट वैसी ही सिचुएशन है, इंडियन पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ, और जितना भी सिख डायस्पोरा है मेजॉरिटी उनकी वो है जो इंडिया से नफरत करते हैं। और इंडिया ने उस चीज़ को दबाने के लिए क्या किया कि कनाडा में सिखों का कत्लेआम करना शुरू किया अपनी एजेंसीज के थ्रू लोगों को हायर करके। सेम यही काम इन्होंने यूएस में करने की कोशिश की जो कि फेल हुआ और अमेरिका ने भी इस चीज़ का इल्ज़ाम इंडिया पर लगाया। अब इसी तरह इंडियन इंटेलिजेंस के फेलियर पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में भी हैं। पूरे का पूरा ऑपरेशन सिंदूर अगर आप देखें वो था ही सारा मिसकैलकुलेशन पर बेस्ड। इसके साथ साथ उससे पहले जो पहलगाम अटैक हुआ वो एक फॉल्स फ्लैग था। उसके कॉन्टेक्स्ट में BBC, CNN, वॉशिंगटन पोस्ट ये अपनी रिपोर्ट्स में लिखते हैं कि हमने मल्टीपल टाइम्स इंडियन अथॉरिटीज से पूछा कि अगर आप पाकिस्तान पर इसका इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो उसका कुछ सबूत दें ताकि हम भी कुछ छापने वाले बने, कुछ बताने वाले दुनिया को बने। लेकिन इंडियन अथॉरिटीज़ में से किसी ने भी पहलगाम इंसिडेंट का सबूत नहीं दिया। इवन दो पहलगाम अटैक के बाद लोग क्या कह रहे थे, इंडिया के लोग, आप एक दफ़ा खुद सुने। सिक्योरिटी फेलियर ज्यादा है क्योंकि सिक्योरिटी वहाँ थी नहीं। अगर यहाँ पर इतना फौज है वो क्या कर रही है, वो जख मार रहे। वहाँ पर 200 बंदे थे, तब वहाँ पर क्यों नहीं आर्मी? वहाँ पे सिक्योरिटी क्यों नहीं थी, क्यों निकाली गई? तो तुम्हारा इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? ये सरकार का फेलियर नहीं है। सरकार तो गई हुई है।
मतलब इतना बड़ा आतंकवादी का हमला हुआ, उनकी कुछ पता ही नहीं है। मैं आर्मी में नौकरी की है, जहाँ सलानी मरे है ना, वहाँ मेरी ड्यूटी होती थी। 3 पोस्टें होती थी, एक आर्मी की, एक BSF की, एक CRP की। वो पोस्टों के अंदर में कोई भी आदमी एंटर नहीं होता था, अगर फौजी भी नहीं एंटर होता था वहाँ पे। इतनी सिक्योरिटी वाली चीज है। अमित शाह गया 1 हफ्ते पहले, वो तीनों पोस्ट हटा के आ गया। हफ्ते के बाद एक कांड हो गया। जितने भी कांड हुए ये मोदी ने करवाया, अमित शाह ने करवाया। मेरी बात बता देना, काटना मत इसको, गोदी में बात नहीं करना। जो भी काम कराया अभी भी इसका हाथ है, मोदी का हाथ है। और ये सिक्योरिटी लैब्स है, कहीं ना कहीं इनकी एजेंसी अटैक करवाती है। ये पुलवामा 2 है। पुलवामा 1 में कोई उत्तर नहीं मिला देशवासियों को। ये संयोग नहीं है, प्रयोग है। अभी तक एक भी इस्तीफा क्यों नहीं आया, या कोई भी किसी ने भी अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं लिया है? आप क्या सरकार और क्या डिफेंस और क्या आप होम मिनिस्ट्री चला रहे हैं? आपसे अभी तक वो आतंकवादी पकड़े तक नहीं गए। सबसे पहले तो चौकीदार को पकड़ेगा ना कि तुम कहाँ थे, क्यों ये घटना हो गई तुम्हारे रहते हुए। अब वो एक ऐसा फॉल्स फ्लैग था जिसमें इंडियन एजेंसीज खुद ही एक्सपोज हो गई, क्योंकि अगर तो वो मान जाएं कि ये प्रॉपर अटैक है, फिर भी इंटेलिजेंस बेस्ड एजेंसीज की नाकामी और उनकी नाअहली है, और अगर ये इंडियंस मान लें कि ये एक फॉल्स फ्लैग है, फिर डबल बदनामी है। इसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ जो एक महाज खोला, इंडियन खबरें उस वक्त ये छाप रहे थे कि पाकिस्तान के पास सिर्फ 4 दिन का असला लड़ने के लिए और पाकिस्तान को हम घुटनों पर ले आएंगे। बट पाकिस्तान ने फिर जो इंडिया के साथ किया है उसे CNN, वेस्टर्न मीडिया और भी दुनिया का जो दूसरा मीडिया उसने कवर किया, और पूरी दुनिया हैरान रहेगी कि इंडिया को फिर भाग कर जाना पड़ा US के पास। अल्टीमेटली सीज फायर हुआ। तो जो इंडिया ऑब्जेक्टिव वाइज भी कहता है कि जी हम जंग जीत गए, इंडिया का ये ऑब्जेक्टिव था कि वो पाकिस्तान में टेररिस्ट कैंप्स को डिस्ट्रॉय करेगा, और जिनको इंडिया ने टारगेट किया 7 मई की रात को, वो टेररिस्ट कैंप थे ही नहीं। वो आम लोगों के या तो घर थे या वो मसाजिद थी, और उसमें से जो शहीद हुए वो आम लोग थे। उसके बाद इंडिया का जो दूसरा ऑब्जेक्टिव था कि वो पाकिस्तान को डराएगा और पाकिस्तान को ये आके खुद सीज फायर की दरख्वास्त करेगा मीडिया पर। बट अल्टीमेटली सीज फायर की दरख्वास्त किसे करनी पड़ी? इंडिया की कर्नल सोफिया को आके। सो ये वो चीज़ें हैं जो अपने आप में इंडियन इंटेलिजेंस की मिसकैलकुलेशन बताती हैं। पाकिस्तान तो खैर इस चीज़ को एक्सपोज करता ही आया है, खासतौर पर बलूचिस्तान में जिस तरह इंडिया स्पॉन्सर कर रहा है इन चीज़ों को। लेकिन अब कैनेडियन CSIS के जो एग्जेक्टिव हैं, फॉर्मर एग्जेक्टिव, वो इसका खुलेआम मजाक उड़ा रहे हैं, और उनकी ये बात कहीं ना कहीं ठीक भी है, क्योंकि वो जो बात कर रहे हैं उसके सबूत भी इंटरनेशनल मीडिया पर आपको मिल जाएंगे, जो मैं आपको दिखा भी चुका हूँ इससे पहले। अभी भी लेकिन इंडिया में आपको भक्त मंडली ऐसी मिल जाएगी जो कि इसको सेलिब्रेट ही करेगी। उनके नज़दीक इंडिया जिंदाबाद है, इंडिया ज़बरदस्त है। लेकिन इंडिया में जो सेन लोग हैं, जो चीज़ों को समझते हैं, जो क्रिटिकली चीज़ों को देख रहे हैं, वो भी खुद सवाल उठा रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर से मिला क्या हमें सिवाय बदनामी के। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।